हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं कृषि संबंधी योजनाएं। तो पहले मैंने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं कराई हैं। इसके बाद मैंने कराई थी केंद्र सरकार की योजनाएं जो कृषि विकास के लिए चल रही। तो इसमें लगभग सारी योजनाएं मैंने करा दी थी जो इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाएं। एक योजना जो लास्ट बची हुई है उसको मैं आज करा रहा हूं। यह है किसान आत्मा योजना। किसान आत्मा योजना, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है ये 2005-06 है। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 2005-06 में इसको स्टार्ट किया गया किसान आत्मा योजना। इसमें आत्मा का जो फुल फॉर्म है वो यहां लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यानी हिंदी में इसको कहें तो यह कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण है ना। इसके नाम पर इसका शॉर्ट नाम हो गया आत्मा। तो किसान आत्मा योजना ये है। इसका उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना, जो है इसका खास पर्पज माना जाता है। इसके प्रावधान आगे लिखे हुए हैं। इसके प्रावधान में किसानों की कृषि यंत्रों के इस्तेमाल के लिए किसानों को कृषि यंत्रों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, कृषि यंत्रों का उपयोग किसान कर सके, इसके लिए जो है उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो किसान हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है इस योजना के माध्यम से। इसके अलावा जिले स्तर पर कृषि संबंधी गतिविधियां संचालित करना, जिले स्तर पर जो है कृषि संबंधी जो गतिविधियां हैं उनका संचालन करना, ये खास इसके प्रावधान कहे जाते हैं। तो ये है किसान आत्मा योजना के बारे में। अब जो है हम भारतीय कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जानकारी है, उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने मध्य प्रदेश की कृषि संबंधी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई थी, और अब मैं यहीं पर जो है मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि आपके सिलेबस में, जो आपका इकोनॉमी का सिलेबस है, उसमें मध्य प्रदेश में कृषि के संबंध में भी टॉपिक दिया हुआ है और भारतीय कृषि संबंधी टॉपिक भी दिया हुआ है। तो मैंने अभी जो है मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में बताया है। अब यहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूं भारतीय कृषि संबंधी इसके बारे में। ठीक है, तो भारतीय कृषि संबंधी जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें भारत में कृषि योग्य जो भूमि है, भारत में कृषि योग्य भूमि है 51.09%, यानी टोटल जो भूभाग है भारत का उसके 51% क्षेत्र में जो है कृषि कार्य संपादित हो रहा है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 49%, लगभग 49% भूभाग पर जो है कृषि हो रही है, और इंडिया में 51.09% पर कृषि कार्य किया जा रहा है। जंगली क्षेत्र जो है 21.81% है, चारागाह 3.92% है ना। ये जो है खास डेटा है भूमि के संबंध में। भारत की कुल श्रम शक्ति का 42% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में संलग्न है। एक समय जो है 70% हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे कम होकर के ये हो गई है 42 लगभग ना। ये लगभग है, 41 पॉइंट कुछ है, तो इसको हम लगभग लिख देते हैं राउंड फिगर में 42%। तो इतनी जनसंख्या जो है ये श्रम शक्ति का है, ये इतनी जनसंख्या जो है मध्य भारत में कृषि कार्य में संलग्न मानी जाती है। जबकि एमपी की हम बात करें तो वहां पर 69% करीब है, लगभग 61%, 70% के आसपास है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन का जो डेटा है ये 2022-23 का है, 329.7 मिलियन टन है ना। मिलियन ऐसे लिखते हैं, मिलियन टन जो है ये है भारत में खाद्यान्न उत्पादन का डेटा। तो 22-23 में 329.7 मिलियन टन है ये, और 23-24 में जो है ये 338.9 मिलियन टन, ये जो है डेटा यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब आगे प्रमुख फसलों के बारे में, भारतीय कृषि के अंतर्गत प्रमुख फसलें। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत डिटेल मैंने बताया हुआ है। मध्य प्रदेश की कृषि जब मैंने कराई थी तो वहां पर जो है भारत के संदर्भ में भी जानकारी दी थी।
है ना। जैसे उत्पादन में कौन सा राज्य पहला है, कुछ में मध्य प्रदेश है, अगर किसी में मध्य प्रदेश पहला है तो दूसरा तीसरा किस राज्य का स्थान है, ये मैंने बताया। मध्य प्रदेश का कुछ फसलों में दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किस राज्य का है, उस फसल के उत्पादन में तीसरा किसका है, ये मैंने पूरा बताया हुआ एक टेबल के माध्यम से जो है कम से कम 2 बार ये चीजें मैंने बताई हैं। तो आप अगर पुरानी वीडियो हम मेरे देखेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी और नए डेटा के हिसाब से हो ना। ऐसी फसलें जिनके उत्पादन में दालों की प्राप्ति होती है उनको दलहनी फसलें कहा जाता है। फिर दलहनी फसलों के मामले में विश्व में भारत की स्थिति यहां पर मैंने लिखी हुई है। तो विश्व में दालों का सर्वाधिक कुल उत्पादन जो है भारत में होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत है ना। भारत की स्थिति है ये, भारत का इसमें स्थान फर्स्ट है ना। टोटल उत्पादन में भारत का पहला स्थान है दालों के, और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भारत का पहला स्थान है विश्व में। विश्व में कुल वैश्विक उत्पादन का 25% उत्पादन भारत में हो रहा है। भारत में कुल वैश्विक खपत का 27% खपत हो रही है भारत में। विश्व की टोटल जो खपत है उसका 27% जो है भारत में खपत हो रही है। यानी हम कहने का मतलब ये हुआ कि हम दाल उत्पादन भी ज्यादा करते हैं और खाते भी हैं। आप देखते होंगे कि हर घर में जो है दाल बनती है ना। रोज सुबह शाम जो है दाल रोज बनती है इंडिया में, है ना। दाल चावल रोज लगभग बनते ही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि उत्पादन हम ज्यादा कर रहे हैं और उसकी खपत भी ज्यादा हो रही है, यानी उपभोक्ता भी है। उत्पादक और उपभोक्ता में पहला स्थान इंडिया का दालों के मामले में माना जाता है। अब आगे है देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में दलहनी फसलों का जो योगदान है वो 7 से 10% है ना। देश में टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन होता है, खाद्यान्न उत्पादन में क्या आता है, गेहूं है, चावल है, दलहनी फसलें हैं और मोटे अनाज है ना। इनको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं, खाद्यान्न उत्पादन इनको मिला करके हम बोलते हैं। तो इन सभी फसलों में जो दालों का स्थान है, दालों का योगदान है वो 7 से 10% माना जाता है। ज्यादातर जो दालें हैं वो रबी के सीजन में उत्पादित होती है। मैंने टोटल दलहनी फसलें जो है आप लोगों को एक टेबल के माध्यम से बताई थी, एक चार्ट के माध्यम से बताई थी। उसमें रबी के अंतर्गत कुछ दलहनी फसलें आती हैं, कुछ खरीफ के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, वहां पर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज मिलेगी। दलहनी फसलों का डिवाइडेशन बताया था खरीफ और रबी में, तिलहनी फसलों का डिवाइडेशन खरीफ रबी में मैंने बताया था ना। तो वो पूरा डिटेल पिछले वीडियोज में मैंने किया हुआ है। तो रबी के सीजन में उत्पादित जो दालें हैं उनमें उनका योगदान 60%, यानी सबसे ज्यादा जो दालें हैं वो रबी के सीजन में उत्पादित होती हैं। जैसे चना है तो चना का बहुत बड़ा योगदान है ना। मैंने ये भी बताया है कि दलहनी फसलों में चना का जो हिस्सा है वो 40% है, 20% करीब तुअर दाल का है। तो चना चूंकि रबी के सीजन में उत्पादित हो रहा है, इसलिए जो है रबी के सीजन में दालों का योगदान सबसे ज्यादा 60% है। खरीफ के सीजन में दालों का योगदान कम है, यानी खरीफ के सीजन में जो है दालें कम उत्पादित होती हैं, ये 40% ही। कुल उत्पादन यहाँ पे लिखा हुआ है 24.5 मिलियन टन है। क्षेत्रफल 27.0 मिलियन हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 907 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग है ना। ठीक है, तो ये इस तरह के डेटा। बाकी दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। इसमें कोई डाउट है नहीं आप लोगों को। मैंने उसमें सब बताया हुआ है कि दलहन के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, कितना योगदान है उनका, ये पूरा मैंने पीछे बताया हुआ है, यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलों में 9 तिलहनी फसलें भारत में उत्पादित हो रही हैं, है ना। इसका भी मैंने एक चार्ट बनाया था जिसकी मैंने बताया था कि कितनी
तिलहनी फसल रबी के सीजन में उत्पादित हो रही है, कितनी खरीफ के सीजन में उत्पादित हो रही है, वो पूरा मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखो रिपीट है, रबी के सीजन में राई है, अलसी है, सरसों है, तोरिया है, ये रबी के सीजन की तिलहनी फसलें हैं। खरीफ के सीजन की जो फसलें सोयाबीन है, मूंगफली है, सूरजमुखी, अरंडी है, तिल है ना। तो ऐसे टोटल 9 तिलहनी फसलें जो है उत्पादित होती है। इसमें कुसुम भी आती है, कुछ और तिलहनी फसलें भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भारत में जो तिलहनी फसलें उत्पादित हो रही है वो ये 9 है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कुल कितनी तिलहनी फसलें उत्पादित हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो तिलहनी फसलों के उत्पादन में विश्व में भारत की जो स्थिति है वो चौथा स्थान है। ये एक्चुअली ये इससे संबंधित है, ये है ना। तिलहनी फसलों के उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है, तो उसमें इसको हटा दें। चौथा स्थान, तो पहला यूएसए का है, सेकंड ब्राजील का है, थर्ड चीन का है और फोर्थ जो है भारत का। इस तरीके से जो है टोटल जो उत्पादन हो रहा है विश्व में तिलहनी फसलों का, उसमें इंडिया की जो स्थिति है चौथी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूएसए, ब्राजील, चाइना है, फोर्थ इंडिया है। विश्व में कुल तिलहनी क्षेत्र का भारत में जो क्षेत्रफल है वो 20.8% है, और विश्व में कुल तिलहनी उत्पादन का भारत में जो उत्पादन है वो 10% है। विश्व में टोटल तिलहनी फसलें उत्पादित हो रही है उसमें भारत का योगदान 10% है। टोटल जो तिलहनी फसलों का क्षेत्र विश्व में, उसमें 20.8% भारत में क्षेत्र आता है। तो ये इस तरीके से कुछ डेटा यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। फिर कुल उत्पादन कितना है, हालांकि ये उत्पादन ऐसे एक एक का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी रेयर केस में आ जाता है, ध्यान रखना है। कुल उत्पादन 39.6 मिलियन टन है। क्षेत्रफल 3.1 मिलियन हेक्टेयर है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है 1316 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, किलोग्राम, हाँ ये सही है। तो ये इस तरीके से यहां तक हो गया। हाँ, ये हो गई तिलहनी फसलों के बारे में। अब तिलहनी फसलों के उत्पादन में पहला, दूसरा, तीसरा मैं बता चुका हूं। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश तिलहनी फसलों के उत्पादन में। तिलहनी फसलों का पहला मध्य प्रदेश है। कितना योगदान किसका है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब मोटे अनाज के अंतर्गत कुल 13 फसलें आती हैं ना। मोटे अनाजों के अंतर्गत टोटल फसलें कितनी आती है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो 13 फसलें इसमें आ रही हैं। कौन सी हैं, वो 3 के नाम लिखे हुए देखिए। ज्वार है, बाजरा है, रागी, कोदरा उसको बोलते हैं, कोदो है ना, जौ है, मक्का है, हरेसिया, ओगल है, कुटकी है, कंगनी है, सावा है ना, चना है, जई है, रामदाना है ना। तो ये जो है 12 टोटल तिलहनी फसलें कही जाती हैं। 12 जो मोटे अनाज कहे जाते हैं जो उत्पादित हो रहे हैं। 13 है, टोटल 13 जो है फसलें हैं जो मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं। इसमें ध्यान रखना है कि एक्चुअली ये चेना है, ये चना लिखा है, चेना है ना, गलत लिखा है, चेना है 10वें नंबर पर चेना। और फिर यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो डिक्लेयर किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, तो उसमें कितनी फसलों को सम्मिलित किया गया है, यानी कितने मोटे अनाजों को सम्मिलित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे टोटल 13 है, लेकिन 13 की 13 जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है उनको डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये 8 फसलें हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र जो संघ द्वारा जो है इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है ना। 13 में से 8 ही फसलों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, इसमें जो अंतरराष्ट्रीय मिलेट, जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 का जो डिक्लेयर हुआ था, उसमें केवल 8 मोटे अनाज ही सम्मिलित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 के अंतर्गत
सम्मिलित किए गए 8 मोटे अनाज ये हैं, यानी 8 ही मोटे अनाज सम्मिलित किए गए हैं। ज्वार है, कंगनी है, बाजरा है, सावा है, कोदो, चेना, कुटकी और रागी। इन केवल 8 मोटे अनाजों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। टोटल मोटे अनाज जो है 13 हैं, लेकिन 8 मोटे अनाजों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। मोटे अनाज को विकसित करने में, इनको प्रचारित करने में, लोगों को इनके प्रति जागरूक बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो लहरी बाई का योगदान। लहरी बाई डिंडोरी जिले की बैगाचक की कृषक है। 12 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया गया है। ये बहुत बड़ा सम्मान है जो इनको लहरी बाई को मिला हुआ है। श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर इनको घोषित किया गया है। श्री अन्न बीज बैंक है, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो मिलेट्स के बीज हैं उनको जो है यहाँ पर संरक्षित रखा गया है। मिलेट संरक्षण ब्रांड एम्बेसडर है लहरी बाई डिंडोरी। राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2018 भारत सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया था 2018 में। अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर्स जो है 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको घोषित किया हुआ है ना। तो राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2018 का है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का है। और मिलेट की जो ब्रांड एम्बेसडर है इसके संरक्षण की वो है लहरी बाई जो डिंडोरी की रहने वाली। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों के बारे में भारतीय संदर्भ में, एमपी के संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने वहां पर बताया था कि भारत की मुख्य जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है, लेकिन मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है। भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल इसको कहा जाता है चावल को, तो सब आप पढ़ ही चुके हैं। उत्पादन में, चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का, पहला चाइना का है। बोए जाने वाले क्षेत्रफल में भी दूसरा स्थान है, मतलब उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में पहला स्थान चाइना का है, सेकेंड नंबर इंडिया का है। निर्यात में भारत में प्रथम स्थान है, सेकेंड नंबर थाईलैंड का नाम आता है। यानी सबसे ज्यादा निर्यात जो है चावल का हम कर रहे हैं और सेकेंड नंबर थाईलैंड का है। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के हिसाब से डेटा मैंने दिया हुआ है। इसके बाद भारत में चावल का उत्पादन कितना हो रहा है? 130 मिलियन टन हो रहा है, हुआ है, मतलब ये 2021-22 के हिसाब से है। बोया गया जो क्षेत्र है वो 46.4 मिलियन हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ये है 2809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है, ये प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है ना। और सबसे ज्यादा चावल का जो उत्पादन अभी तेलंगाना फर्स्ट हो गया है, हमने पढ़ लिया है। तेलंगाना फर्स्ट नंबर पर आ गया है, यूपी सेकंड नंबर पर है, पश्चिम बंगाल थर्ड नंबर पर है, जबकि पश्चिम बंगाल का चावल उत्पादन में पहला स्थान लगातार रहा है, लेकिन अभी जो है इसमें चेंज हो गया है, ये ध्यान रखना है। चावल का उत्पादन 130 मिलियन टन हुआ है वर्तमान में। बोया गया क्षेत्रफल है 46.4 मिलियन टन। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो 2809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये उत्पादकता जो है इसकी रही है। हाँ, ये एक्चुअली वही है, ये हाँ। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है भारत का कटक ओडिशा में है। स्थापना 1966 जो है इसकी स्थापना हुई है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है तो वो है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है। स्थापना उसके 1860 में हुई है। तो ये दो जो है चावल अनुसंधान संस्थान है, एक भारत का है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का क्वेश्चन पहले आया हुआ एग्जाम, ठीक है। इसके बाद गेहूं, चावल के बाद भारत की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। पहले नंबर पर चावल है, फिर दूसरी गेहूं है। भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाली फसल है।
मतलब चावल से ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता गेहूं की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना है ना। सबसे ज्यादा उत्पादन वैसे होता है चावल का है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में गेहूं चावल से आगे है। चावल के बाद सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल मानी जाती है, और चावल के बाद सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल भी गेहूं को माना जाता है। रबी की फसलों में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली उत्पादित होने वाली फसल गेहूं है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। देखो, चावल के उत्पादन में भी दूसरा है और गेहूं के उत्पादन में भी दूसरा है, दोनों में फर्स्ट नंबर पर चाइना है। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है वो है 14.22%। सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो है 17.77%, है ना। तो ये है गेहूं, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, गेहूं ऐसे लिखते हैं गेहूं, है ना। तो ये है इस तरीके से, ये थोड़ा सा वर्ड गलत हो गया है, गेहूं को ऐसे लिखा जाता है, सही वर्ड ये है ना। तो सब जगह वही आ गया एक्चुअली, है ना। तो गेहूं का सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी विश्व में वो 14.22% है। चाइना की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, नंबर 1 पर है 17.77%। ये FAO, है ना, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार है FAO। गेहूं का जो उत्पादन है, कुल उत्पादन 136.7 मिलियन। एक्चुअली ये पहले हो चुका है, ये नमोडोन रेड्डी, ये बीच में जो स्लाइड लग गई है, लेकिन ये पहले मैं बता चुका हूं उसके बारे में, इसलिए मैंने उसको हटाया है। गेहूं का कुल उत्पादन, ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के हिसाब से डेटा है, तो 136.7 मिलियन टन। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है। बोया गया क्षेत्रफल है 47.6 मिलियन हेक्टेयर है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है 2873 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है, ये गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, जो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो स्टेट है, ये मैंने वैसे पहले ही बताया हुआ है, ये है यूपी सबसे ज्यादा है 35.43%, मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पर 21.28% है, पंजाब का 17.78% है। ये जो है स्थिति है। भारत में गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो हरियाणा की हो गई है। पहले जो पंजाब की हुआ करती, मैंने शायद पंजाब बीच में बताया था, तो वो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। अब जो है चेंज हो गया है, अब हो गया है हरियाणा। पहले प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब की हुआ करती, इसलिए मध्य प्रदेश का पंजाब हरदा को कहा जाता था, क्योंकि हरदा में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता गेहूं की ज्यादा होती है। लेकिन अब ये डेटा चेंज हो गया है, अब जो है हरियाणा इसमें हो गया है। हरियाणा की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो 4533 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये 2021-22 का डेटा उपलब्ध है, और बाकी डेटा अगर आगे नए आते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, तो ये है अनुसंधान संस्थान गेहूं संबंधी, तो भारतीय गेहूं तथा जौ अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके द्वारा विकसित गेहूं तथा विकसित गेहूं की 5 किस्में को ज्ञापन किया गया है। DBW 370, DBW 371, DBW 372 ये है। इसके बाद 2 और है, ये है DBW 316, DBW 55। तो ये है 5 किस्में जो करनाल जो संस्थान, अनुसंधान संस्थान गेहूं तथा जौ का, उसने जो है इसको विकसित किया हुआ है। तो यहां तक हो जाता है। इसके बाद है प्रमुख नकदी फसल। प्रमुख नकदी फसलों में दलहनी फसलें आती हैं, ये फसलें आती हैं, रेशे वाली फसलें आती हैं, नशे वाली फसलें आती हैं, बागवानी और अन्य फसलें आती हैं। तो इन सभी को हम बोलते हैं नकदी फसलें। नकदी फसलें मतलब होती हैं ऐसी फसलें नकदी फसलें मतलब ऐसी फसलें होती हैं जिनके द्वारा हमें
नगद राशि प्राप्त होती है या व्यापारिक उद्देश्य से जो बोई जाती है उनको जो है नगदी फसलें हम कहते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलें यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं। इसमें तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, राई, इनका उल्लेख हम कर चुके हैं। अलसी, सूरजमुखी, तोरिया, अरंडी, कुसुम जो है ये तिलहनी फसलों के अंतर्गत इतनी सारी फसलें आती हैं। इसके बाद पेय फसलें हैं, चाय, कॉफी। रेशे वाली फसलों के अंतर्गत जूट, रेशम, कपास, मेस्टा ये है। इसके अलावा नशे वाली फसलों में तंबाकू, अफीम आती है। बागानी फसलों में मसाले, सब्जियां, फल और फूल। ये फूल है, फल दोनों जगह लिखा है, फूल, फल और फूल, तो ये बागानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अन्य फसलों में गन्ना आता है। तो ये प्रमुख नकदी फसलें जो हमारे यहाँ पर भारत में उत्पादित हो रही हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसके बाद चाय। चाय में स्थिति क्या है? विश्व में चाय के उत्पादन में भारत की स्थिति है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर चीन है। चीन के बाद भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। पहले चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता था, अभी जो है सेकेंड नंबर पर भारत आ गया है, चीन फर्स्ट हो गया है। चाय के निर्यात में भारत का विश्व में स्थान चौथा है, मतलब उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन निर्यात कम कर रहे हैं, चौथे स्थान पर हैं, क्योंकि चाय ज्यादा लोग पीते हैं, है ना, बना बना के चाय पी रहे हैं, तो निर्यात नहीं हो पा रहा है, इसलिए चौथे स्थान पर। सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश केन्या है, केन्या, और फिर चीन और फिर श्रीलंका। चौथे नंबर पर इंडिया का नाम आ रहा है निर्यात में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड केन्या, चीन और श्रीलंका है, और फोर्थ नंबर पर इंडिया का नाम आ रहा है। विश्व में सर्वाधिक चाय की खपत जो है भारत में हो रही है ना। विश्व में सर्वाधिक जो चाय की खपत कहां पर है? भारत में है, क्योंकि भारत में लोग चाय ज्यादा पीते हैं। ठीक है। चाय का जो उत्पादन है 1.3 मिलियन टन, बोया गया जो क्षेत्र है 0.6 मिलियन हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भारत में जो है 2442 प्रति हेक्टेयर जो है इंडिया में। ठीक है। चाय के उत्पादन में फर्स्ट असम है, सेकेंड नंबर पर पश्चिम बंगाल है। चाय में पाए जाने वाले जो तत्व है टेनिन का है, जो हानिकारक होता है शरीर के लिए। इसके बाद कॉफी के उत्पादन में भारत का स्थान छठवां है, और फर्स्ट नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील का टोटल कॉफी के उत्पादन में विश्व में 40% उत्पादन होता है ब्राजील में। विश्व की कुल कॉफी उत्पादन का भारत में जो उत्पादन है वो 4% होता है। ब्राजील में 40% है और इंडिया में 4% हो रहा है। छठवें स्थान पर इंडिया आ रहा है। कॉफी उत्पादक जो राज्य है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है, केरल, फिर तमिलनाडु। फर्स्ट नंबर कर्नाटक है, सेकंड केरल है, और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु का स्थान आता है। कॉफी में पाए जाने वाले जो तत्व है कैफीन होता है। भारत में कॉफी की जो किस्में हैं, 2 किस्में खासतौर से उत्पादित होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। ये 2 किस्में भारत में कॉफी की हैं। विश्व कॉफी सम्मेलन जो हुआ था वो 25 से 28 सितंबर को हुआ था। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का है, ये नया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। 25 से 28 सितंबर 2023 में हुआ। ये बेंगलुरु में हुआ, यानी एशिया में हुआ है। एशिया में पहली बार जो है ये सम्मेलन हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है। विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पर आयोजित किया गया, और इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा किया गया था। ये जो अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन है, इसकी स्थापना 1963 में हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। तो इस तरीके से भारत में कृषि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने बताई हैं, और अभी थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है, तो अगली क्लास में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। फिर हम मध्य प्रदेश में उद्योग, फिर भारत में उद्योग पढ़ेंगे, फिर MSME के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसमें टॉपिक हम आगे लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं नया टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक, वंदे मातरम।